करो दोस्त, एक ऐसी लाइब्रेरी जिसमें 8.7 मिलियन बुक्स हैं, पर हमने अभी तक सिर्फ 1.2 मिलियन बुक्स ही खोली हैं। बाकी सब अनडिस्कवर्ड हैं। ये लाइब्रेरी है हमारी अर्थ और ये बुक्स हैं स्पीशीज। कूल है ना? बहुत कूल। और उतना ही स्केरी भी जब सोचते हैं कि हम इस लाइब्रेरी को कितनी तेजी से चला रहे हैं। एग्जैक्टली हम इसके बारे में और भी बहुत कुछ जानेंगे आज। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दो, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो और हाँ, लाइक करना मत भूलना। बिल्कुल। आज की इस गहरी चर्चा में हम सेवरल की एरियाज को एक्सप्लोर करेंगे। ओके। पहले विल अंडरस्टैंड कि बायोडाइवर्सिटी आखिर है क्या और इससे जुड़े इंपॉर्टेंट टर्म्स जैसे स्पीशीज रिचनेस, इवननेस और जेनेटिक डाइवर्सिटी। राइट, द फंडामेंटल्स। फिर हम इंडिया की इनक्रेडिबल बायोडाइवर्सिटी प्रोफाइल देखेंगे, हमारे बायोजियोग्राफिक जोन्स और हॉटस्पॉट्स बहुत फैसिनेटिंग है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट पार्ट। और फाइनली सबसे क्रिटिकल टॉपिक, हम बायोडाइवर्सिटी लॉस के पीछे के कारणों यानी द इविल क्वार्टेट और उसके कॉन्सिक्वेंसेस को समझेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। लेट्स डू इट। तो सबसे पहले, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता, इसका आसान भाषा में मतलब है धरती पर मौजूद हर तरह की लाइफ। हर तरह की लाइफ मतलब प्लांट्स, एनिमल्स? हाँ, प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, माइक्रोब्स, सब कुछ। और सिर्फ उनकी अलग अलग स्पीशीज ही नहीं, बल्कि एक ही स्पीशीज के अंदर का जेनेटिक वेरिएशन भी। ओके, जेनेटिक वेरिएशन। इसका कोई सिंपल सा एग्जांपल है? बिल्कुल। सोचो एक गार्डन है जिसमें सिर्फ गुलाब के फूल हैं, सिर्फ एक टाइप का गुलाब। ठीक है। और एक दूसरा गार्डन है जिसमें गुलाब, गेंदा, चंपा और तुलसी सब कुछ है। तो जाहिर है सेकंड गार्डन में ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है। सिंपल। बहुत सिंपल। तो ये तो हुई स्पीशीज लेवल की बात। एग्जैक्टली। अब इसको ग्लोबल स्केल पर देखो। इंट्रोडक्शन के लिए ये नंबर दिमाग में बिठा लो। दुनिया में एस्टिमेटेड 8.7 मिलियन स्पीशीज हैं। 8.7 मिलियन। ये तो कमाल का नंबर है ना? और इससे भी ज्यादा शॉकिंग ये है कि इसमें से 86% लैंड पर और 91% ओशंस में अभी तक अनडिस्कवर्ड है। वेट, व्हाट? 91% ऑफ ओशन स्पीशीज? यस। हमने अभी तक सिर्फ 1.2 मिलियन को ही डिस्क्राइब किया है, यानी कैटलॉग किया है। सोचो कितना कुछ जानना बाकी है। ये जानना जरूरी क्यों है? आई मीन आखिर ऐसी अनडिस्कवर्ड स्पीशीज से हमें क्या फर्क पड़ता है? बहुत अच्छा सवाल है। देखो, हर स्पीशीज का इकोसिस्टम में एक स्पेसिफिक रोल होता है, एक जॉब होता है। हाँ। कुछ पॉलिनेशन करते हैं, कुछ सॉइल बनाते हैं, कुछ डीकॉम्पोजिशन करते हैं। इन्हें समझे बिना हम प्लैनेट की ओवरऑल हेल्थ को कभी नहीं समझ सकते। इट्स लाइक ट्राइंग टू अंडरस्टैंड अ कार इंजन बाय ओनली लुकिंग एट द व्हील्स। परफेक्ट एनालॉजी। अब एक थोड़ा कोर लॉजिक में जाते हैं। ये जो 1.2 मिलियन नोन स्पीशीज हैं, इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है? इसमें से 70% से ज्यादा तो एनिमल्स हैं। 70%? ओके। और उन एनिमल्स में से भी 70% इंसेक्ट्स हैं। वाओ। तो अगर 70% से ज्यादा एनिमल्स है, इसका मतलब है कि इंसेक्ट्स बेसिकली प्लैनेट रन कर रहे हैं। फनी है ना? एक तरह से यस। फनी लगता है पर ये सच है। पॉलिनेशन से लेकर डिकॉम्पोजिशन तक उनका रोल इतना क्रिटिकल है कि उनके बिना इकोसिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। तो प्लांट्स का क्या शेयर है? प्लांट्स सिर्फ 22% हैं, बाकी सब फंगाई, माइक्रोब्स एटसेट्रा। ये थोड़ा अजीब लगता है। मतलब प्लांट किंगडम इतना छोटा क्यों लग रहा है? ओनली 22%? हम तो हर जगह पेड़ पौधे देखते हैं। ग्रेट क्वेश्चन। देखो, ये स्पीशीज की वैरायटी की बात है, टोटल बायोमास या टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स की नहीं। एक अकेले बीटल की हजारों अलग अलग स्पीशीज हो सकती हैं, जबकि एक बड़े से बनियान ट्री की एक ही स्पीशीज। समझे? अच्छा, ओके। सो इट्स अबाउट द नंबर ऑफ टाइप्स, नॉट द टोटल वेट और पॉपुलेशन। गॉट इट। करेक्ट। और वर्टिब्रेट्स की बात करें तो उसमें फिशेस सबसे ज्यादा हैं, फिर बर्ड्स, रेप्टाइल्स, मैमल्स और आखिर में एम्फिबियंस। प्लांट्स में एंजियोस्पर्म्स और फंजाई सबसे आगे हैं। ये नंबर्स याद रखना इंपॉर्टेंट है। और ये जो 8.7 मिलियन का नंबर है, ये सिर्फ एक गेस है, राइट? मतलब असली नंबर इससे भी ज्यादा हो सकता है? एग्जैक्टली, इट्स एन एस्टिमेट, एक एजुकेटेड गेस। द वास्ट मेजॉरिटी, स्पेशली इन द डीप ट्रॉपिक्स एंड द डीप ओशंस, इज स्टिल अ कंप्लीट मिस्ट्री। तो इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या है? इम्पैक्ट बहुत सीधा है। जब हम अमेज़न का एक फॉरेस्ट काटते हैं, तो हम सिर्फ पेड़ नहीं काट रहे हैं, हम उन हजारों अनडिस्कवर्ड स्पीशीज को भी हमेशा के लिए खो रहे हैं, जिनके बारे में हम जानते तक नहीं है। ओह गॉड, ये तो we're losing answers to questions we haven't even asked yet. बिल्कुल। सो आखिर में कंक्लूजन ये है कि बायोडाइवर्सिटी सिर्फ स्पीशीज की गिनती नहीं है, ये हमारे प्लैनेट का लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। Okay. ये प्रैक्टिस करने के लिए एक अच्छा पॉइंट है। चलो प्रैक्टिसिंग। एनिमल्स कॉन्स्टिट्यूट ओवर 70% ऑफ ऑल रिकॉर्डेड स्पीशीज, विद इंसेक्ट्स बीइंग द मोस्ट स्पीशीज रिच ग्रुप। Perfect. तो इसका मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, बायोडाइवर्सिटी लाइफ की अनोखी वैरायटी है, जिसमें इंसेक्ट्स का राज है और जिसका बहुत बड़ा हिस्सा अभी भी अनजान है। Excellent. अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बायोडाइवर्सिटी से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझेंगे। Starting with? स्पीशीज रिचनेस वर्सेस स्पीशीज इवननेस। Okay. ये दो वर्ड्स सुनने में काफी सिमिलर लगते हैं। तो रिचनेस का मतलब आई गेस कितने डिफरेंट टाइप्स हैं। करेक्ट। स्पीशीज रिचनेस का सिंपल मतलब है नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन एन एरिया। जैसे एक गार्डन में 10 तरह के फूल हैं, तो उसकी रिचनेस 10 है। ठीक है। और इवननेस? इवननेस का मतलब है हर टाइप के कितने मेंबर्स हैं, यानी उनकी रिलेटिव अबंडेंस, वो कितने बैलेंस्ड हैं। ओके।
थोड़ा एग्जाम्पल से समझाइए। बिल्कुल, चलो 2 फॉरेस्ट का एग्जांपल लेते हैं। फॉरेस्ट ए और फॉरेस्ट बी। ओके। फॉरेस्ट ए में मान लो 3 स्पीशीज हैं, 2 टाइगर्स, 6 डियर और 7 रैबिट्स, टोटल 15 इंडिविजुअल्स। ठीक है। 3 स्पीशीज। और फॉरेस्ट बी में भी 3 ही स्पीशीज हैं, 1 टाइगर, 6 डियर और 8 रैबिट्स। यहां भी टोटल 15 इंडिविजुअल्स। तो दोनों की स्पीशीज रिचनेस तो सेम हो गई, 3 एग्जैक्टली। दोनों की स्पीशीज रिचनेस सेम है, पर फॉरेस्ट ए की इवननेस बेहतर है, क्योंकि वहां नंबर्स मोर और लेस बैलेंस्ड हैं। फॉरेस्ट बी में रैबिट्स डोमिनेट कर रहे हैं और टाइगर सिर्फ एक है। वो इकोसिस्टम थोड़ा अनस्टेबल है। अच्छा, समझा। तो इवननेस स्टेबिलिटी लाती है। करेक्ट। इट ensures that the ecosystem isn't overly dependent on just 1 or 2 species. अब इसके पीछे का बैकग्राउंड ये है कि कॉन्जर्वेशनिस्ट्स इन्हीं 2 मैट्रिक्स का यूज करके किसी भी इकोसिस्टम की हेल्थ का पता लगाते हैं। तो अ हेल्दी इकोसिस्टम में हाई रिचनेस और हाई इवननेस दोनों होनी चाहिए। जनरली यस, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स और कोरल रीफ्स में इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल बायोडाइवर्सिटी मिलती है। वहां रिचनेस भी हाई है और इवननेस भी। लो इवननेस का मतलब है कि कुछ स्पीशीज ने पूरा सिस्टम एक तरह से हाईजैक कर लिया है। तो एक जगह जहां 100 अलग अलग स्पीशीज है, वो हमेशा एक ऐसी जगह से बेटर होगी जहां सिर्फ 10 स्पीशीज है। इन टर्म्स ऑफ रिचनेस यस, बिल्कुल, बट वी ऑल्सो नीड टू सी द इवननेस। अगर उन 100 स्पीशीज में से 99 के सिर्फ एक इंडिविजुअल हैं और एक ही स्पीशीज के लाखों हैं, तो वो सिस्टम स्टेबल नहीं है। एक बीमारी आएगी और उस डोमिनेंट स्पीशीज को खत्म कर देगी और पूरा सिस्टम क्रैश हो जाएगा। राइट। जैसे अगर एक जंगल में सिर्फ एक ही प्रजाति के पेड़ रह जाएं, तो एक कीड़ा पूरे जंगल को खत्म कर सकता है। वही, इसीलिए रिचनेस और इवननेस ये बायोडाइवर्सिटी के क्वालिटी और क्वांटिटी चेक्स जैसे हैं, दोनों जरूरी हैं। एक और सवाल, कोरल रीफ्स और रेन फॉरेस्ट्स में इतनी रिचनेस आखिर होती क्यों है? व्हाट्स देयर सीक्रेट? ग्रेट क्वेश्चन। इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। 1 स्टेबल क्लाइमेट साल भर, 2 हाई एनर्जी फ्रॉम द सन, और 3 मिलियंस ऑफ इयर्स ऑफ एवोल्यूशन विदाउट मेजर डिस्टर्बेंसेस लाइक आइस एजेस। इससे स्पीशीज को स्पेशलाइज होने का बहुत टाइम मिल जाता है। मेक सेंस। ओके, सो टाइम फॉर द प्रैक्टिस क्यू। लेट्स पॉज करके बोलो, स्पीशीज रिचनेस इज द नंबर ऑफ स्पीशीज, व्हाइल स्पीशीज इवननेस इज देयर रिलेटिव अबंडेंस। ठीक है, और मिनी रिकैप इन शॉर्ट। सिर्फ स्पीशीज की गिनती, रिचनेस काफी नहीं, उनका बैलेंस, इवननेस भी जरूरी है। परफेक्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, द 3 लेवल्स ऑफ डाइवर्सिटी, अल्फा, बीटा एंड गामा। हाँ, ये बायोडाइवर्सिटी को अलग अलग स्केल्स पे मेजर करने का तरीका है। ओके, सो अल्फा, बीटा, गामा साउंड्स लाइक अ कोड है। कोड जैसा ही है, सिंपल सा। अल्फा डाइवर्सिटी का मतलब है एक छोटे स्पेसिफिक एरिया की डाइवर्सिटी, जैसे एक तालाब या एक खेत। ओके, लोकल डाइवर्सिटी, गॉट इट। बीटा डाइवर्सिटी का मतलब है 2 अलग अलग एरियाज के बीच की डाइवर्सिटी का कंपैरिजन, मतलब वो दोनों एरियाज एक दूसरे से कितने डिफरेंट है इन टर्म्स ऑफ स्पीशीज। सो अ कंपैरिजन, जैसे एक तालाब और उसके पास के जंगल के बीच का डिफरेंस। एग्जैक्टली। और गामा डाइवर्सिटी इन सब का टोटल है, एक पूरे बड़े रीजन की, जैसे एक पूरी माउंटेन रेंज की टोटल डाइवर्सिटी। इसका कोई रियल लाइफ एग्जांपल? आसान सा। बिल्कुल। इमेजिन 3 अलग अलग क्लासरूम्स हैं एक स्कूल में, क्लास ए, बी और सी। ठीक है। हर क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट्स की जो वैरायटी है, कोई पढ़ने में अच्छा, कोई स्पोर्ट्स में, कोई आर्ट में, वो होगी अल्फा डाइवर्सिटी। ओके, डाइवर्सिटी विद इन वन क्लासरूम। हाँ, अब क्लास ए और क्लास बी के स्टूडेंट्स कितने अलग हैं एक दूसरे से, ये हो गई बीटा डाइवर्सिटी। शायद क्लास ए में साइंस के स्टूडेंट्स ज्यादा हैं और बी में कॉमर्स के। सो द डिफरेंस बिटवीन द 2 क्लासरूम्स। करेक्ट। और पूरे स्कूल के सारे स्टूडेंट्स की टोटल वैरायटी, वो हो गई गामा डाइवर्सिटी। कितना इजी है। ये तो बहुत ही सिंपल हो गया। तो इसका यूज क्या है कंजर्वेशन में? इंट्रोडक्शन तो सिंपल है, पर इसका एप्लीकेशन बहुत पावरफुल है। बैकग्राउंड ये है कि इससे हमें पता चलता है कि हमें कंजर्वेशन एफर्ट्स कहाँ फोकस करने हैं। कैसे? सोचो, एक जगह है जहाँ बहुत सारी कम्युनिटीज हैं, पर सबकी अल्फा डाइवर्सिटी लो है और सब एक जैसी हैं। वहाँ बीटा डाइवर्सिटी बहुत कम होगी। मतलब सब जगह मोर और लेस एक ही टाइप के लोग हैं, राइट? लेकिन एक दूसरी जगह है जहां हर कम्युनिटी की अल्फा डाइवर्सिटी शायद उतनी हाई ना हो, पर हर कम्युनिटी एक दूसरे से बहुत अलग है। वहां बीटा डाइवर्सिटी बहुत हाई होगी। कोर लॉजिक ये है कि हाई बीटा डाइवर्सिटी वाली जगह को बचाना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वहां ज्यादा यूनिक स्पीशीज मिलने का चांस है। एग्जैक्टली। क्योंकि हर थोड़ी दूर पर एनवायरनमेंट बदल रहा है और नई स्पीशीज मिल रही हैं। इसका रियल वर्ल्ड इंपैक्ट ये है कि हम नेशनल पार्क्स और सैंक्चुरीज डिजाइन करते वक्त इन चीजों का ध्यान रखते हैं। हम कोशिश करते हैं कि अलग अलग हैबिटेट्स को इंक्लूड करें ताकि बीटा डाइवर्सिटी मैक्सिमाइज हो। तो अगर मैं इसको ठीक से समझी, अल्फा डाइवर्सिटी एक हैबिटेट की रिचनेस बताती है, यस। बीटा डाइवर्सिटी यूनिकनेस या टर्नओवर बताती है फ्रॉम वन हैबिटेट टू अनदर, परफेक्ट वर्ड, टर्नओवर। और गामा डाइवर्सिटी पूरे लैंडस्केप की टोटल वेल्थ बताती है। एक्सीलेंट समरी। कंक्लूजन यही है कि बायोडाइवर्सिटी को सिर्फ एक जगह पर नहीं, अलग अलग स्केल्स पर देखना जरूरी है। ओके, प्रैक्टिस क्यू टाइम। अल्फा इज विद इन, बीटा इज बिटवीन एंड गामा इज द ग्रैंड टोटल। नाइस। और मिनी रिकैप, इन शॉर्ट, बायोडाइवर्सिटी को 3 स्केल्स पर मापा जाता है: लोकल, अल्फा, कंपैरेटिव, बीटा
and regional gamma. ग्रेट। अब अगले 3 पिलर्स पर चलते हैं। 3 पिलर्स ऑफ डाइवर्सिटी, जेनेटिक, स्पीशीज एंड इकोलॉजिकल। ये 3 लेवल्स हैं जिन पर बायोडाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है। ओके, इसको भी सिंपल रखते हैं। जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब है एक ही स्पीशीज के अंदर के वेरिएशंस। जैसे अलग अलग नस्ल के कुत्ते हैं, सभी कुत्ते, पर उनके जीन्स में डिफरेंस है, राइट? या हम इंसान, हम सब होमोसेपियंस हैं, पर देखो कितने अलग अलग दिखते हैं। चाइनीज, इंडियन, अफ्रीकन, ये सब जेनेटिक डाइवर्सिटी है। बिल्कुल। इंटरेस्टिंग फैक्ट, ह्यूमंस और चिंपैंजीज का डीएनए 98.4% सेम है। वो छोटा सा डिफरेंस ही इतना बड़ा फर्क पैदा करता है। वाओ। ओके, नेक्स्ट इज स्पीशीज डाइवर्सिटी। ये तो सिंपल है। एक पर्टिकुलर एरिया में कितनी अलग अलग स्पीशीज हैं, कुत्ते, बिल्ली, तोता, मछली, ये सब स्पीशीज डाइवर्सिटी है। जनरल रूल है कि आप इक्वेटर से पोल्स की तरफ जैसे जैसे जाते हैं, स्पीशीज डाइवर्सिटी कम होती जाती है। राइट, क्योंकि ट्रॉपिक्स में कंडीशन ज्यादा स्टेबल हैं। और तीसरा, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इसका मतलब है अलग अलग टाइप के हैबिटेट्स या इकोसिस्टम्स, जैसे डेजर्ट, फॉरेस्ट, ओशन, ग्रासलैंड, वेटलैंड्स। ओके, इंडिया इसका परफेक्ट एग्जांपल है। यहाँ डेजर्ट्स भी हैं जैसे थार, रेन फॉरेस्ट भी हैं जैसे वेस्टर्न घाट्स, मैंग्रोव्स हैं सुंदरबंस में, कोरल रीफ्स हैं अंडमान में, सब कुछ है। एग्जैक्टली। इसीलिए इंडिया की इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी नॉर्वे जैसे किसी देश से कहीं कहीं ज्यादा है। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट क्यों हैं? मतलब अगर हम सिर्फ स्पीशीज बचा लें तो काफी नहीं है क्या? नहीं, ये तीनों इंटरलिंक्ड हैं। इंट्रोडक्शन ये है कि ये तीनों बायोडाइवर्सिटी के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। बैकग्राउंड ये है कि हर लेवल का अपना एक यूनिक फंक्शन है। जैसे कि कोर लॉजिक समझो। जेनेटिक डाइवर्सिटी एक स्पीशीज को बदलते एनवायरनमेंट में अडेप्ट करने की पावर देती है। अगर सब एक जैसे होंगे तो एक बीमारी आएगी और पूरी स्पीशीज खत्म, जैसे खेती में होता है। राइट, इसीलिए हमें अलग अलग वैरायटी के बीज बचाने जरूरी हैं। करेक्ट। स्पीशीज डाइवर्सिटी इकोसिस्टम को स्टेबल और प्रोडक्टिव बनाती है। जितनी ज्यादा स्पीशीज, उतने ज्यादा फंक्शंस परफॉर्म होंगे। और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी लाइफ को सपोर्ट करने के लिए अलग अलग स्टेजेस प्रोवाइड करती है। इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट सीधा हमारे सर्वाइवल पर है। तो अगर जेनेटिक डाइवर्सिटी कम हो तो स्पीशीज एक्सटिंक्शन के लिए वल्नरेबल हो जाती है। यस, चीताज इसका क्लासिक एग्जाम्पल है। उनमें जेनेटिक डाइवर्सिटी बहुत कम है, इसीलिए वो बीमारियों से लड़ नहीं पाते। और अगर स्पीशीज डाइवर्सिटी कम हो तो पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स हो सकता है। हाँ, उसकी प्रोडक्टिविटी और स्टेबिलिटी कम हो जाती है। और अगर इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी कम हो, तो हमारे पास रहने के लिए और रिसोर्सेज के लिए कम ऑप्शंस बचेंगे। यू गॉट इट। कंक्लूजन यही है कि हमें इन तीनों लेवल्स पर कंजर्वेशन के बारे में सोचना पड़ेगा। सिर्फ स्पीशीज बचाना काफी नहीं है। ओके, लेट्स प्रैक्टिस दिस। लेट्स प्रैक्टिस। द 3 लेवल्स आर जेनेटिक, स्पीशीज एंड इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। गुड। और मेरी रिकैप, इन शॉर्ट, डाइवर्सिटी सिर्फ स्पीशीज लेवल पर नहीं बल्कि जीन से लेकर पूरे इकोसिस्टम तक होती है। एक्सीलेंट। अब एक बहुत ही स्पेशल टर्म, द यूनिक लोकल्स। एंडेमिज्म, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हाँ, इसका शॉर्ट डेफिनेशन ये है कि जब कोई स्पीशीज सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल लोकेशन पर ही मिलती है और कहीं नहीं, तो उसे एंडेमिक कहते हैं। बिल्कुल। इसका ऑपोजिट वर्ड है कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जो स्पीशीज हर जगह मिलती है, जैसे क्रोज या पिजन्स। इसका कोई क्लासिक एग्जांपल? सबसे क्लासिक एग्जांपल्स, लायन टेल्ड मकैक जो सिर्फ इंडिया के वेस्टर्न घाट्स में मिलता है, Right. कैंगरू जो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, लीमर्स जो सिर्फ मैडागास्कर में मिलते हैं। ये सब एंडेमिक स्पीशीज हैं। तो ऐसी कौन सी जगह है जहां एंडेमिज्म बहुत हाई होता है? जनरली आइलैंड्स पर, क्योंकि वहाँ स्पीशीज आइसोलेशन में इवॉल्व होती हैं, उनका बाकी दुनिया से कांटेक्ट नहीं होता। गैलापागोस आइलैंड्स इसका परफेक्ट एग्जांपल है, जहाँ डार्विन ने अपनी थ्योरी डेवलप की थी। अच्छा, और इन स्पीशीज के साथ सबसे बड़ा रिस्क क्या है? सबसे बड़ा रिस्क है एक्सटिंक्शन, क्योंकि उनका घर सिर्फ एक ही जगह है। अगर वो हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो गया तो वो स्पीशीज पूरी दुनिया से हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। उनके पास जाने के लिए कोई दूसरी जगह नहीं है। They are more vulnerable to extinction. मच मच मोर वल्नरेबल। इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट ये है कि जब हम कंजर्वेशन प्रायोरिटी सेट करते हैं तो हाई एंडेमिज्म वाले एरियाज जैसे हमारे वेस्टर्न घाट्स को टॉप प्रायोरिटी दी जाती है। तो एंडेमिज्म एक डबल एज सॉर्ड है। एक तरफ ये उस जगह को यूनिक बनाती है, और दूसरी तरफ उसकी स्पीशीज को बहुत नाजुक भी बनाती है। तो क्या किसी स्पीशीज के एंडेमिक होने का कोई स्पेसिफिक रीजन होता है? लाइक कोई एवोल्यूशनरी रीजन? हाँ, अक्सर ये इसलिए होता है क्योंकि वो स्पीसीज एक बहुत ही स्पेसिफिक नीश के लिए अडेप्ट हो जाती है। शायद वो कोई एक ही तरह का पौधा खाती है जो सिर्फ वही मिलता है, या उसको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर रेंज चाहिए। इस स्पेशलाइजेशन के कारण वो कहीं और सर्वाइव नहीं कर पाती। सो कंक्लूजन इज, एंडेमिक स्पीशीज एक जगह का अनमोल खजाना है जो कहीं और नहीं मिलता, और इसीलिए उन्हें बचाना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। परफेक्टली सेड। ओके, टाइम टू प्रैक्टिस। रिपीट करो।
Endemism is the state of a species being unique to a specific geographic location. Excellent. In short, endemic species एक जगह का अनमोल खजाना है जो कहीं और नहीं मिलता। अब इन सब कॉन्सेप्ट्स को यूज करके चलो कुछ इंपॉर्टेंट स्पीसीज टाइप्स को समझते हैं। Important species types? हाँ, एनवायरनमेंट में हर स्पीसीज का रोल अलग होता है। हम उन्हें उनके फंक्शन के बेसिस पर क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले आती है Keystone species. Yes. यस इसकी डेफिनेशन है ऐसी स्पीशीज जिसके होने या ना होने से पूरे इकोसिस्टम में एक बड़ा डिस्प्रोपोर्शनेट बदलाव आ जाए। जैसे एक आर्च का सेंटर स्टोन, राइट, जिसे हटाते ही पूरी आर्च गिर जाती है। बिल्कुल वही एनालॉजी है। ये अक्सर टॉप प्रेडेटर्स होते हैं पर हमेशा नहीं। एग्जैक्टली। एग्जाम्पल तो सबसे कॉमन टाइगर का है। हाँ। अगर टाइगर हटा दो तो डियर की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, वो सारी घास खा जाएंगे और पूरा फॉरेस्ट इकोसिस्टम बिगड़ जाएगा। करेक्ट। एक और एग्जाम्पल है सी ऑटर्स। हाँ। वो सी अर्चिन्स को खाते हैं। अगर ऑटर्स को हटा दो तो अर्चिन्स की पॉपुलेशन एक्सप्लोड हो जाती है और वो पूरे केल्प फॉरेस्ट को तबाह कर देते हैं। वाओ। ओके, नेक्स्ट टाइप। इंडिकेटर स्पीशीज। इंडिकेटर मतलब जो कुछ इंडिकेट करती हैं। एग्जैक्टली इनकी प्रेजेंस या एब्सेंस से एनवायरनमेंट की हेल्थ का पता चलता है। ये एक अर्ली वार्निंग सिस्टम जैसे हैं। इन्हें सेंटिनल स्पीशीज भी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है फ्रॉग्स। उनकी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, इसलिए वाटर पोल्यूशन बढ़ने पर वो सबसे पहले गायब हो जाते हैं। परफेक्ट। एक और एग्जाम्पल है लाइकन्स। वो एयर पोल्यूशन के लिए बहुत सेंसिटिव होते हैं। जिस शहर में आपको पेड़ों पर लाइकन्स दिखे, समझ जाओ वहां की हवा साफ है। तो लाइकन्स को देखकर हम एयर पोल्यूशन का अंदाजा लगा सकते हैं। कूल ना? बहुत कूल। नेक्स्ट एंडेमिक स्पीशीज, ये तो हमने अभी कवर किया, जैसे नीलगिरी ताहार वेस्टर्न घाट्स में या रेड पांडा ईस्टर्न हिमालयस में। राइट, वी कैन स्किप द डिटेल्स। नेक्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इन्वेजिव एलियन स्पीशीज। हाहा, द विलन्स। यस, डेफिनेशन, एक एक्सोटिक स्पीशीज जो किसी नए एरिया में आकर तेजी से फैलती है और वहां की लोकल हैबिटेट और नेटिव स्पीशीज को तबाह कर देती है। इसका इंडिया में सबसे बड़ा एग्जाम्पल है लैंटाना का पौधा, हर जगह दिखता है, और पार्थिनियम घास जिसे कांग्रेस ग्रास भी कहते हैं। बिल्कुल, या फिर अफ्रीकन कैटफिश जिसने हमारी लोकल फिश स्पीशीज को खत्म कर दिया है। इन्वेसिव स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी लॉस का सेकंड सबसे बड़ा कारण है। ओह, ओके। नेक्स्ट, फ्लैगशिप स्पीशीज, ब्रांड एम्बेसडर्स। एक कैरिस्मेटिक स्पीशीज जिसे कंजर्वेशन कॉज का चेहरा बनाया जाता है ताकि पब्लिक सपोर्ट और फंडिंग मिल सके। जैसे इंडियन टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर के लिए और जायंट पैंडा WWF का लोगो। करेक्ट, इसके पीछे का आइडिया इमोशनल कनेक्ट बनाना है। लेकिन एक सवाल है, फ्लैगशिप स्पीसीज हमेशा सुंदर या क्यूटी ही क्यों चुनी जाती हैं? बैट्स भी तो इंपॉर्टेंट है। That's a great point and a very valid criticism. It's all about public appeal and fundraising. Bats, vultures, spiders, ये सब क्रूशल हैं, पर उनकी ब्रांड वैल्यू एक पैंडा या टाइगर जैसी नहीं है, अनफॉर्चुनेटली। सैड बट ट्रू। ओके, नेक्स्ट इज अम्ब्रेला स्पीशीज। ये ऐसी स्पीशीज हैं जिसको बचाने के चक्कर में पूरा हैबिटेट और उसमें रहने वाली बाकी सारी स्पीशीज भी अपने आप बच जाती हैं। ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। एग्जाम्पल वही टाइगर का है। टाइगर को बचाने के लिए हमें पूरे फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना पड़ता है। जब फॉरेस्ट प्रोटेक्ट होता है तो वहां रहने वाले लेपर्ड, बॉयर, हेयर, बर्ड्स सब बच जाते हैं। टाइगर एक अम्ब्रेला की तरह काम करता है। तो क्या एक स्पीशीज मल्टीपल रोल्स प्ले कर सकती है? जैसे क्या टाइगर कीस्टोन और अम्ब्रेला स्पीशीज दोनों हैं? एब्सोल्युटली, टाइगर इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल। वो कीस्टोन भी है, फ्लैगशिप भी है और अम्ब्रेला भी है। तीनों रोल्स में फिट होता है। वाओ, ओके। और लास्ट वाला फाउंडेशनल स्पीशीज, फाउंडेशन मतलब जो नींव रखती है। वो स्पीशीज जो एक इकोसिस्टम को बनाती या मेंटेन करती है। ये आमतौर पर डोमिनेंट प्राइमरी प्रोड्यूसर होती है। इसका एग्जांपल? सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कोरल्स। ओह, वो पूरे कोरल रीफ इकोसिस्टम को बनाते हैं। उनके बिना वो इकोसिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। या केल्प, जो बड़े बड़े अंडर वाटर केल्प फॉरेस्ट बनाते हैं। ओके, समझ गया। तो इन्वेजिव और एंडेमिक स्पीशीज में क्या बेसिक डिफरेंस है? फिर से क्लियर कर दीजिए। सिंपल याद रखना, एंडेमिक लोकल हीरो है जो सिर्फ वहीं मिलता है। इन्वेजिव फॉरेन विलन है जो बाहर से आके सब तबाह कर देता है। लोकल हीरो वर्सेस फॉरेन विलन, ये आसान है। दिस वाज अ ग्रेट ब्रेकडाउन। चलो अब आखिरी दो टर्म्स इस सेक्शन के, बायोप्रोस्पेक्टिंग एंड बायोपायरेसी। द गुड एंड द बैड। हाँ, तो बायोप्रोस्पेक्टिंग, इसकी डेफिनेशन है बायोडाइवर्सिटी से कमर्शियली वैल्यूएबल जेनेटिक रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करना, जैसे मेडिसिनल प्लांट्स। करेक्ट, अगर ये लीगल और एथिकल तरीके से किया जाए तो ये अच्छा हो सकता है। इससे नई दवाइयां मिल सकती हैं। लेकिन इसका डार्क साइड है बायोपायरेसी। हाँ, बायोपायरेसी का मतलब है डेवलपिंग कंट्रीज की जेनेटिक रिसोर्सेज या उनकी ट्रेडिशनल नॉलेज को बिना परमिशन या कॉम्पनसेशन के चोरी करके कमर्शियल यूज करना। इसका क्लासिक केस इंडिया में हुआ था। नीम और हल्दी के हमारे ट्रेडिशनल यूजेस को फॉरेन कंपनीज ने पेटेंट कराने की कोशिश की थी। यस, ये बायोपायरेसी का टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल था। इंडिया को इन पेटेंट्स के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। इससे एक बहुत बड़ा एथिकल सवाल उठता है, इन रिसोर्सेज पर हक किसका है? जिस कंपनी ने उसे डिस्कवर किया, या उस लोकल कम्युनिटी का जो सदियों से उस ज्ञान को यूज कर रही है? ऑब्वियसली कम्युनिटी का। पर इंटरनेशनल लॉ हमेशा इतना क्लियर नहीं होता। इसी चीज को एड्रेस करने के लिए नगोया प्रोटोकॉल बनाया गया। अच्छा, नगोया प्रोटोकॉल ये क्या करता है? ये एक इंटरनेशनल अग्रीमेंट है जो कहता है कि जब भी कोई जेनेटिक रिसोर्स यूज किया जाएगा
तो उससे होने वाले बेनिफिट्स को रिसोर्स प्रोवाइड करने वाली कंट्री और कम्युनिटी के साथ फेयर और इक्विटेबली शेयर करना होगा। इसे एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग कहते हैं। तो ये बायोपायरेसी को रोकने की एक कोशिश है। हाँ, अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप टुवर्ड्स एनवायरमेंटल जस्टिस। तो अब प्रैक्टिस क्यों फॉर दिस? चलो प्रैक्टिस करें। Biopiracy is exploration, biopiracy is exploitation. वेरी नाइस। And the mini recap. In short, biodiversity से फायदा उठाना बायोप्रोस्पेक्टिंग है, लेकिन उसे चोरी करना बायोपायरेसी है। एक्सलेंट, हमने फंडामेंटल्स कवर कर लिए हैं। अब लेट्स टॉक अबाउट इंडिया, बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, अ मेगा डाइवर्स नेशन। ये सेक्शन बहुत ही प्राउड फील कराता है। हाँ, इंडिया दुनिया के 17 मेगा डाइवर्स कंट्रीज में से एक है। मेगा डाइवर्स वो देश हैं जहां अर्थ की मेजॉरिटी ऑफ स्पीशीज रहती हैं। और इसका सबसे स्टनिंग फैक्ट ये है, इंडिया में दुनिया के सिर्फ 2.4% जमीन है। जस्ट 2.4%। लेकिन यहाँ दुनिया की 7 से 8% रिकॉर्डेड स्पीशीज रहती हैं। 2.4% लैंड पर 8% स्पीशीज। ये नंबर सुनने में ही अमेजिंग लगता है। इसका मतलब पर स्क्वायर किलोमीटर डेंसिटी बहुत हाई है। एग्जैक्टली, इट हाईलाइट्स द इनक्रेडिबल रिचनेस। और साथ ही ये हमारे इकोसिस्टम्स पर इमेंस प्रेशर को भी हाईलाइट करता है, कंसिडरिंग कि हम इसी जमीन पर दुनिया की 18% ह्यूमन पॉपुलेशन को भी सपोर्ट करते हैं। ये तो एक बहुत ही डेलिकेट बैलेंस है। बहुत। इंट्रोडक्शन के लिए कुछ नंबर्स देख लेते हैं। इंडिया में लगभग 91,000 एनिमल स्पीशीज और 45,500 प्लांट स्पीशीज हैं। वाओ। इसके पीछे का बैकग्राउंड है इंडिया की यूनिक ज्योग्राफी। यहाँ टावरिंग माउंटेन्स हैं, वास्ट प्लेन्स हैं, डेजर्ट्स हैं, लॉन्ग कोस्ट लाइन्स हैं, हर तरह का क्लाइमेट है। और हाई एंडेमिज्म भी है। यस, इंडिया में हाई एंडेमिज्म है, पर्टिकुलरली इन एम्फीबियंस जिनका 55.8% एंडेमिक है, और रेप्टाइल्स जिनका 45.8% एंडेमिक है। एम्फिबियंस में एंडेमिज्म इतना ज्यादा क्यों है? व्हाट्स द रीजन? क्योंकि एम्फीबियंस जैसे फ्रॉग्स अपनी स्किन से सांस लेते हैं और बहुत सेंसिटिव होते हैं। वो अपने स्पेसिफिक एनवायरनमेंट से दूर नहीं जा सकते, वो लंबा सफर नहीं कर सकते, इसीलिए वो एक पर्टिकुलर एरिया जैसे वेस्टर्न घाट्स में ही इवॉल्व होकर वहीं के हो जाते हैं। अच्छा, ओके, इसलिए वो इतने लोकलाइज्ड हैं। करेक्ट। अब इंडिया को बड़े स्केल पर देखें तो ये 2 बायोजियोग्राफिक रील्म्स में आता है। पैलियोक्टिक रील्म जिसमें हिमालयन रीजन आता है, और मलायन रील्म जिसमें बाकी का सब कॉन्टिनेंट आता है। और इंडिया में 5 मेजर बायोम्स भी हैं, राइट? हाँ, ट्रॉपिकल ह्यूमिड फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट, डेजर्ट्स, कॉनिफरस फॉरेस्ट और एल्पाइन मेडोज। लेकिन कंजर्वेशन प्लानिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है बायोजियोग्राफिक जोन्स का। राइट। इंडिया को 10 जोन्स में बांटा गया है। एक बार इनके नाम सुन लेते हैं। ट्रांस हिमालय, द हिमालय, इंडियन डेजर्ट, सेमी एरिड, वेस्टर्न घाट्स, डेक्कन पेनिनसुला, गैंजेटिक प्लेन्स, कोस्ट्स, नॉर्थ ईस्ट इंडिया और आइलैंड्स। ये 10 जोन्स। इनका डिवीजन किस बेस पर किया गया है? क्लाइमेट, सॉइल या वहां मिलने वाली स्पीशीज? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल 3, क्लाइमेट, जियोलॉजी, फ्लोरा और फोना। इन सबको कंसिडर करके ये क्लासिफिकेशन किया गया है। ये एक होलिस्टिक क्लासिफिकेशन है। और इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या है? हमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड एरियाज जैसे नेशनल पार्क्स और सैंक्चुरीज को प्लान करने में हेल्प करता है। हम इसे इंश्योर करते हैं कि हर जोन का रिप्रेजेंटेशन हमारे प्रोटेक्टेड नेटवर्क में हो। तो कंक्लूजन ये है कि इंडिया सिर्फ एक देश नहीं, ये एक बायोलॉजिकल ट्रेजर ट्रोव है। एब्सोल्युटली। चलो इस अमेजिंग फैक्ट को प्रैक्टिस करते हैं। ट्राई सेइंग दिस। India, with just 2.4% of the world's land area, accounts for 7 to 8% of all recorded species. परफेक्ट। In short, India एक biodiversity powerhouse है जिसे 2 realms, 5 biomes और 10 distinct biogeographic zones में classify किया गया है। अब इस पावर हाउस के सबसे क्रिटिकल हिस्सों की बात करते हैं। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, रिचेस्ट एंड मोस्ट थ्रेटन्ड। हाँ, हॉटस्पॉट्स। ये टर्म नॉर्मन मायर्स ने 1988 में दिया था। और इसकी डेफिनेशन बहुत स्पेसिफिक है, राइट? एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट वो रीजन है जहां 2 कंडीशंस मीट होनी चाहिए। करेक्ट। 2 नॉन नेगोशिएबल क्राइटेरिया। क्राइटेरिया 1, हाई एंडेमिज्म। वहां कम से कम 1500 स्पीशीज ऑफ वैस्कुलर प्लांट्स ऐसी होनी चाहिए जो एंडेमिक हो। 1500 एंडेमिक प्लांट्स, ये बहुत हाई बार है। हाँ, इसका मतलब है कि वहाँ का प्लांट लाइफ इररिप्लेसेबल है। अगर वो वहाँ से खत्म हुआ तो पूरी दुनिया से खत्म। और क्राइटेरिया 2, हाई थ्रेट। उस रीजन ने अपना कम से कम 70% ओरिजिनल हैबिटेट खो दिया हो। 70%? तो 70% हैबिटेट लॉस एक क्राइटेरिया है। मतलब एक जगह को हॉटस्पॉट कहने के लिए उसका पहले तबाह होना जरूरी है। ये थोड़ा आयरॉनिक नहीं है? इट इज आयरॉनिक, बिल्कुल, बट इट हाईलाइट्स द अर्जेंसी। ये टर्म इसलिए बनाया गया है ताकि इमीडिएट अटेंशन और एक्शन उन जगहों पर फोकस हो सके जहां सबसे ज्यादा खतरा है। इसको आप अर्थ के इमरजेंसी रूम्स की तरह समझ सकती हैं। इमरजेंसी रूम्स, दैट्स अ पावरफुल एनालॉजी। जहां सबसे अनमोल लाइफ है और जो सबसे ज्यादा खतरे में है। एग्जैक्टली। अब इंट्रोडक्शन के लिए ये जानो कि दुनिया में टोटल 36 हॉटस्पॉट्स हैं। ये अर्थ के सिर्फ 2.5% लैंड सर्फेस पर है। 2.5%? लेकिन इन 2.5% एरिया में दुनिया की 50% से ज्यादा प्लांट स्पीसीज और 43% वर्टेब्रेट स्पीशीज रहती हैं। अनबिलीवेबल नंबर्स। तो यहाँ कंजर्वेशन एफर्ट्स लगाना मतलब बैंग फॉर द बक जैसा है? बिल्कुल।
बैकग्राउंड यही है कि लिमिटेड कंजर्वेशन फंड्स को ऐसी जगह लगाया जाए जहां मैक्सिमम इम्पैक्ट हो। अब आते हैं इंडिया के 4 हॉटस्पॉट्स पर। ओके, द 4 हॉटस्पॉट्स ऑफ इंडिया। पहला है द हिमालय। यहाँ स्नो लेपर्ड्स, टाइगर्स, एलिफेंट्स, राइनोज जैसे कई अनमोल जीव मिलते हैं। राइट। दूसरा? दूसरा है इंडो बर्मा। इसमें नॉर्थ ईस्ट इंडिया, असम को छोड़कर और अंडमान आइलैंड्स आते हैं। ये फ्रेश वाटर टर्टल एंडेमिज्म के लिए बहुत फेमस है। अच्छा, अंडमान आइलैंड्स इंडो बर्मा में आते हैं। इंटरेस्टिंग। तीसरा है सुंडरलैंड्स। इंडिया का सिर्फ निकोबार आइलैंड्स इसका हिस्सा है। इस रीजन को पाम और रबर प्लांटेशन से बहुत खतरा है। वेट, निकोबार आइलैंड्स सुंडरलैंड्स में हैं और अंडमान इंडो बर्मा में। ये दोनों तो पास पास हैं, फिर अलग अलग हॉटस्पॉट्स क्यों? दिस इज अ ग्रेट वेरी कॉमन क्वेश्चन। ये उनकी डिस्टिंक्ट बायोजियोग्राफिक हिस्ट्री और स्पीशीज कॉम्पोजिशन पर बेस्ड है। निकोबार की फ्लोरा और फौना अकिन टू साउथ ईस्ट एशिया के सुंडर रीजन यानी इंडोनेशिया और मलेशिया से ज्यादा क्लोजली रिलेटेड है, जबकि अंडमान की बर्मा से। वाओ, दैट्स फैसिनेटिंग। ओके, और चौथा हॉटस्पॉट? चौथा है वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका। ये पूरा एक हॉटस्पॉट है। यहाँ पॉपुलेशन प्रेशर बहुत ज्यादा है। ये एशियन एलिफेंट, टाइगर और ऑफ कोर्स एंडेमिक लायन टेल्ड मैकैक का घर है। तो ये हैं हमारे 4 हॉटस्पॉट्स। इसमें कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो लोग करते हैं, राइट? हाँ, यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। पहली गलती, लोग सोचते हैं हॉटस्पॉट्स सिर्फ ट्रॉपिकल रीजन्स में होते हैं। ऐसा नहीं है, टेम्परेट रीजन्स में भी हैं। दूसरी गलती, इंडिया के 4 हॉटस्पॉट्स के सही नाम याद रखें। हिमालय, इंडो बर्मा, सुंडालैंड्स और वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका। ईस्टर्न हिमालयाज या वेस्टर्न हिमालयाज अलग अलग हॉटस्पॉट नहीं है। द हिमालय इज वन सिंगल हॉटस्पॉट। गॉट इट। अच्छा, एक और टर्म है होप स्पॉट्स। ये क्या है? ये हॉटस्पॉट से अलग है। होप स्पॉट्स अच्छा, बेसिकली मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज हैं। ये कॉन्सेप्ट डॉक्टर सिल्विया अर्ल ने दिया था। ये ओशंस के वो हिस्से हैं जो साइंटिफिक, एस्थेटिक या इकोलॉजिकल रीजन से स्पेशल हैं। तो होप स्पॉट्स और हॉटस्पॉट्स में मेन डिफरेंस क्या है? सिंपल, हॉटस्पॉट्स टेरेस्ट्रियल है, होप स्पॉट्स मरीन है। दोनों क्रिटिकल हैं। इंडिया में लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार आइलैंड्स होप स्पॉट्स डिक्लेयर किए गए हैं। Okay. So, for the practice cue, let's practice the 2 criteria. At least 1,500 endemic vascular plant species and a loss of at least 70% of its original habitat. Excellent. And the mini recap. In short, biodiversity hotspots are Earth's most species-rich yet most threatened terrestrial regions, and India is home to 4 of them. Perfect. अब आते हैं इस चर्चा के सबसे गंभीर हिस्से पर। Loss of biodiversity. The 6th extinction. We are living in it. हाँ। बायोडाइवर्सिटी लॉस का सीधा सा मतलब है स्पीशीज, जेनेटिक वेरिएबिलिटी या इकोसिस्टम में कमी आना। पर अभी जो हो रहा है वो नॉर्मल नहीं है। इसे 6th extinction कहा जा रहा है। मतलब इससे पहले 5 बार और हो चुका है। हाँ, अर्थ की हिस्ट्री में 5 मास एक्सटिंक्शंस हो चुके हैं, जैसे डायनासोर्स का खत्मा। पर वो सब नेचुरल इवेंट्स थे, जैसे एस्ट्रॉइड स्ट्राइक्स या वोल्केनिक इरप्शंस। ये छठा वाला एंथ्रोपोजेनिक है, ह्यूमन कॉज्ड। और इसके नंबर्स काफी शॉकिंग हैं। पिछले 500 साल में 784 स्पीशीज ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, जैसे डोडो, पैसेंजर पिजन और स्टेलर सी काऊ। और ये सिर्फ वो हैं जो हमने रिकॉर्ड की हैं। अभी जो एक्सटिंक्शन रेट है वो प्री ह्यूमन लेवल से 100 से 1000 गुना तेज है। 100 to 1000 टाइम्स फास्टर। ये सुनकर ही डर लगता है। ये एक साइलेंट क्राइसिस है। कुछ शॉकिंग रिपोर्ट्स हैं। IPBES की 2019 की रिपोर्ट कहती है कि 1 मिलियन स्पीशीज पर एक्सटिंक्शन का खतरा है। 1 मिलियन स्पीशीज? हाँ, 40% एम्फिबियंस, 33% कॉरल्स और 1/3 मरीन मैमल्स थ्रेटेंड है। ओह माय गॉड। WWF की लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 और भी शॉकिंग है। उसके मुताबिक पिछले 50 साल में वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशंस में एवरेज 69% डिक्लाइन हुआ है। 69% डिक्लाइन इन 50 इयर्स। ये नंबर विश्वास करने लायक नहीं है। इसका मतलब है कि हमारे पेरेंट्स के बचपन में दुनिया बायोलॉजिकली बहुत बहुत अलग थी। बिल्कुल। The world they grew up in was biologically much richer. This rapid loss is what defines the 6th extinction. Freshwater species में तो 83% डिक्लाइन है। तो इसके पीछे का कारण क्या है? Who are the main culprits? इसके लिए साइंटिस्ट ने एक टर्म बनाया है, the evil quartet। 4 सबसे बड़े कारण। Okay, the evil quartet. Number 1, Number 1 और सबसे बड़ा कॉज हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन। जगह का कम होना लॉस और उसके टुकड़े हो जाना फ्रैगमेंटेशन। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स जो अर्थ के लंग्स कहे जाते हैं 14% से घटकर अब सिर्फ 6% रह गए हैं। हाँ, और फ्रैगमेंटेशन का केस स्टडी हमने शुरू में ही डिस्कस किया। सेंट्रल इंडिया में हाईवेज जैसे NH44 और NH6 टाइगर कॉरिडोर्स को काट रहे हैं। और इससे टाइगर पॉपुलेशंस आइसोलेट हो रही हैं। इसमें इनब्रीडिंग का क्या कनेक्शन है, वो ठीक से समझ नहीं आया। इमेजिन करो, टाइगर्स के 2 ग्रुप्स हैं जो पहले आपस में मिलते जुलते थे, ब्रीड करते थे। अब बीच में एक 8 लेन हाईवे बन गया। अब वो आपस में मिल नहीं सकते, तो उन्हें अपने ही छोटे से ग्रुप में अपने ही क्लोज रिलेटिव्स के साथ ब्रीड करना पड़ता है। दिस इज इनब्रीडिंग। और इनब्रीडिंग से जेनेटिक डिजीजेस बढ़ती हैं और जीन पूल वीक हो जाता है। ओके, अब क्लियर हुआ। इविल क्वोटेट का नंबर 2, एलियन स्पीशीज इन्वेजन्स।
ये बायोडाइवर्सिटी लॉस का सेकंड बिगेस्ट कॉज है। बाहर की स्पीशीज जो लोकल बायोडाइवर्सिटी को तबाह कर देती हैं। इसका कोई इंडियन केस स्टडी? यस, वेस्टर्न घाट्स के यूनिक शोला फॉरेस्ट्स। ये हाई एल्टीट्यूड ग्रासलैंड्स और स्टंटेड फॉरेस्ट का मोज़ेक है। वहाँ ब्रिटिश ने कमर्शियल प्लांटेशन के लिए यूकेलिप्टस, पाइन और अकेशिया जैसे नॉन नेटिव पेड़ लगाए। और उन पेड़ों ने तेजी से फैलकर नेटिव शोला स्पीसीज को खत्म करना शुरू कर दिया। साथ ही लैंटेना जैसी इन्वेजिव श्रब्स ने भी कब्जा कर लिया। इससे वहाँ के एंडेंजर्ड नीलगिरी तहार का हैबिटेट छिन रहा है। तो क्या सभी फॉरेन स्पीशीज इन्वेजिव होती हैं? गेहूं और चावल भी तो बाहर से आए थे। एक्सीलेंट क्वेश्चन। नो, एलियन या एक्सोटिक स्पीसीज वो हैं जो नेटिव नहीं है। इन्वेजिव वो एलियन स्पीसीज हैं जो आकर एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाती है। व्हीट एंड राइस आर नॉन नेटिव, बट दे आर नॉट इन्वेजिव, दे आर मैनेज्ड क्रॉप्स। समझा। ओके, इविल क्वार्टेट का नंबर 3। ओवर एक्सप्लॉयटेशन। जब इंसान की नीड ग्रीड बन जाती है, हम रिसोर्सेज को उनके रिप्लेनिश होने के रेट से ज्यादा तेजी से यूज कर रहे हैं। स्टिलर सी काऊ और पैसेंजर पिजन इसी वजह से एक्सटिंक्ट हुए। उनका इतना शिकार किया गया कि वो बच ही नहीं पाए। और आज मरीन फिश पॉपुलेशंस के साथ ऐसा ही हो रहा है, इंडस्ट्रियल फिशिंग के कारण। और नंबर 4, को एक्सटिंक्शंस। जब एक स्पीशीज एक्सटिंक्ट होती है तो उस पर कंप्लीटली डिपेंडेंट दूसरी स्पीशीज भी उसके साथ ही एक्सटिंक्ट हो जाती है। जैसे एक होस्ट फिश के मरने से उसके यूनिक पैरासाइट्स भी मर जाते हैं। करेक्ट। या एक प्लांट के एक्सटिंक्ट होने से वो पॉलिनेटर भी खत्म हो जाता है जो सिर्फ उसी प्लांट पर डिपेंड करता था। इसके अलावा जीएमओज, पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज भी बड़े कारण है। तो कंक्लूजन ये है कि ये लॉस नेचुरल नहीं है, इसके पीछे हम इंसान हैं और ये सारे कारण आपस में जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। ओके, ऑफ प्रैक्टिस क्यू, प्रैक्टिस द इविल क्वार्टेट। हैबिटेट लॉस, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीशीज इन्वेजन एंड को एक्सटिंक्शंस। गुड। इन शॉर्ट, हम एक ह्यूमन कॉज्ड 6th एक्सटिंक्शन के बीच में है, जिसका मेन कारण द इविल क्वार्टेट है। अब इसके परिणाम पर आते हैं। Consequences of loss of biodiversity. Why should we care? हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। बायोडाइवर्सिटी लॉस सिर्फ जानवरों के बारे में नहीं है, ये डायरेक्ट इंसानों को इफेक्ट करता है। कैसे? इसका सबसे पहला इम्पैक्ट क्या है? सबसे पहला और डायरेक्ट इम्पैक्ट है ऑन लाइवलीहुड। इकोसिस्टम सर्विसेज जैसे साफ पानी, साफ हवा, फ्यूल, फूड, फॉडर, ये सब डिसरप्ट हो जाते हैं। जैसे जब फॉरेस्ट कटते हैं तो वहां से निकलने वाली नदियां सूख जाती हैं, जिससे किसानों की लाइवलीहुड खत्म हो जाती है। करेक्ट। इससे माइग्रेशन बढ़ता है, सोशल अनरेस्ट होता है और पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। दूसरा इम्पैक्ट है फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी क्राइसिस। सॉइल प्रोडक्टिविटी कम होती है, क्रॉप्स के लिए पॉलिनेटर्स कम हो जाते हैं और नए क्रॉप्स डेवलप करने के लिए जेनेटिक रिसोर्सेज भी कम हो जाते हैं। यस। तीसरा और बहुत ही विजिबल इम्पैक्ट है ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। राइट। जब जानवरों का घर छिन जाता है तो वो इंसानी बस्तियों में आते हैं, हाथी, लेपर्ड, सब। हाँ, इससे क्रॉप्स का नुकसान होता है, प्रॉपर्टी का नुकसान होता है और दुर्भाग्यवश दोनों तरफ जानों का भी नुकसान होता है। इसमें जानवर की गलती है या इंसान की? इट्स नॉट अबाउट ब्लेम, इट्स अ कॉन्फ्लिक्ट ओवर रिसोर्सेज, स्पेस एंड फूड। लेकिन इसका रूट कॉज ऑलमोस्ट हमेशा ह्यूमन इंक्रोचमेंट इनटू वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स ही होता है। और इसी से कलिंग की कंट्रोवर्सी जुड़ी है। हाँ, कलिंग यानी जानवरों को मारना। इसके प्रोपोनेंट्स कहते हैं कि जब हर्बीवोर्स जैसे नीलगाय या वाइल्ड बोर की पॉपुलेशन बूम करती है तो उन्हें मारना जरूरी हो जाता है किसानों की फसल बचाने के लिए। और ओपोनेंट्स कहते हैं कि ये अनैतिक है और नॉन लीथल मेथड्स जैसे फेंसिंग या कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज करने चाहिए। ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स डिबेट है। अगर एक किसान की सारी फसल एक हिरण का झुंड बर्बाद कर दे तो उसके पास क्या ऑप्शन है? दैट इज द कोर ऑफ द डायलेमा, देयर आर नो इजी आंसर्स। करेक्ट। और आखिरी और सबसे स्केरी कॉन्सिक्वेंस, इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ जूनोसिस, जैसे कि कोविड-19। ये पॉइंट बहुत ही दिमाग हिला देने वाला है। तो क्या कोविड-19 जैसी पैंडेमिक्स बायोडाइवर्सिटी लॉस का डायरेक्ट रिजल्ट है? इट्स अ मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर। जब हम फॉरेस्ट जैसे नेचुरल बफर्स को डिस्ट्रॉय करते हैं तो इंसान और वाइल्ड लाइफ के बीच का कांटेक्ट बढ़ जाता है। इससे पैथोजेंस को वाइल्ड लाइफ से इंसानों में स्पिल ओवर करने का परफेक्ट मौका मिलता है। और यूएनईपी के मुताबिक 60% से ज्यादा ह्यूमन इन्फेक्शियस डिजीजेस जूनोटिक हैं, मतलब जानवरों से आती हैं। हाँ, इबोला, सार्स, नीपा, कोविड-19 ये सब एग्जाम्पल्स हैं। कंक्लूजन ये है कि बायोडाइवर्सिटी का लॉस हमारे अपने सर्वाइवल का क्राइसिस है। वी आर नॉट सेपरेट फ्रॉम नेचर, वी आर अ पार्ट ऑफ इट। Right. A practice cue on this very serious note. Practice saying, the destruction of ecosystems breaks down the natural buffers separating humans and wildlife, increasing the risk of zoonotic diseases. Very important. And the mini recap. In short, biodiversity loss leads to livelihood crises, food insecurity, human-animal conflict, and a higher risk of pandemic. तो आज की इस विस्तृत चर्चा को अब समेटते हैं। ब्रॉड माइक्रो थीम था अंडरस्टैंडिंग अर्थ्स इनक्रेडिबल बायोडाइवर्सिटी एंड द अर्जेंट थ्रेट ऑफ इट्स लॉस। हमने शुरुआत की बायोडाइवर्सिटी के फंडामेंटल से, जिसमें हमने स्पीशीज रिचनेस, इवननेस और अलग-अलग स्पीशीज टाइप्स जैसे कीस्टोन और फ्लैगशिप को समझा। राइट। हम फूड क्राइसिस से लेकर पैंडेमिक्स तक कितने भयानक है। अब आप सबकी बारी। थोड़ा सोचो और इन सवालों के जवाब देने की कोशिश करो।
presented out loud. Ready? स्पीशीज रिचनेस और स्पीशीज इवननेस में एक रियल लाइफ एग्जांपल देकर डिफरेंस समझाओ। एक टाइगर, कीस्टोन, फ्लैगशिप और अम्ब्रेला स्पीशीज तीनों कैसे हो सकता है? एक्सप्लेन करो। इंडिया के 4 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स के नाम क्या हैं और हॉटस्पॉट कहलाने के 2 क्राइटेरिया क्या हैं? द ईवल क्वार्टेट क्या है? उसमें से सबसे बड़ा कॉज कौन सा है? हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन और इनब्रीडिंग के बीच क्या लिंक है? एंड नंबर 6, बायोडायवर्सिटी लॉस से ज़ूनोटिक डिजीजेस का खतरा कैसे बढ़ जाता है? ग्रेट क्वेश्चंस। और आज का चैलेंज ये है, अपने आसपास देखो, एक ऐसी इंडिकेटर स्पीशीज पहचानने की कोशिश करो। क्या वो स्पैरो, गोरैया है जो अब कम दिखती है, या वो तितलियां हैं जो एक खास फूल पर ही आती हैं? उनकी प्रेजेंस या एब्सेंस आपके लोकल एनवायरनमेंट के बारे में क्या बताती है? वाह, व्हाट अ जर्नी। अगर ये गहराई से भरी चर्चा पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में अपने थॉट शेयर करना और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। हाँ जरूर। अगली बार मिलेंगे एक और अनोखे विषय के साथ। तब तक कीप लर्निंग। सोचो आप एक जंगल में हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं और उनको काटने के लिए लोग आ रहे हैं। और आप क्या करते हैं? आप जाके उस पेड़ से चिपक जाते हैं उसे बचाने के लिए। मूवी सीन लगता है बिल्कुल। मूवी सीन लगता है ना, पर ये सच में हुआ है, यहीं इंडिया में। इसी पावरफुल रियल लाइफ स्टोरी से चलो शुरू करते हैं आज की हमारी गहरी चर्चा। बिल्कुल। इससे पहले कि हम इस ज्ञान के जंगल में खो जाएं, एक काम जरूर करना है। हाँ, मेक श्योर यू हिट दैट सब्सक्राइब बटन, लाइक अ बिग हग फॉर आवर चैनल और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो। हाँ, ताकि कोई भी एक्साइटिंग फैक्ट मिस ना हो। तो आज का सफर कैसा होने वाला है? बहुत इंटरेस्टिंग। हम स्टार्ट करेंगे बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के कोर कॉन्सेप्ट से, मतलब इन सिटू और एक्स सिटू मेथड्स। ओके। फिर हम इंडिया के लीगल आर्मर को देखेंगे, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज और सबसे यूनिक बायोस्फीयर रिजर्व्स। और बात यहीं नहीं रुकेगी, है ना? हम नेशनल लेवल के इनिशिएटिव्स जैसे इको ब्रिजेस और वेस्टर्न घाट्स के कंजर्वेशन डिबेट को भी समझेंगे। एग्जैक्टली। और एंड में वी विल गो ग्लोबल, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी CBD, वो फेमस 30 by 30 प्लेज और बाकी सारी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल एफर्ट्स को डिटेल में अनपैक करेंगे। क्या बात है। तो सीट बेल्ट लगा लो दोस्त, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। द व्हाई एंड हाउ ऑफ सेविंग नेचर। चलो लेट्स अनपैक दिस। बेसिकली बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का क्या मतलब है, सिंपल शब्दों में? देखो, आसान भाषा में इसका मतलब है नेचर की वैरायटी, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इन सब को प्रोटेक्ट और मैनेज करना, ताकि फ्यूचर जनरेशंस भी उसे यूज कर सकें। सिंपल है ना? बहुत। इसे एक जेंगा टावर की तरह सोचो। जंगा टावर, ओके। हाँ, हर स्पीशीज, हर प्लांट एक जंगा ब्लॉक है। आप एक ब्लॉक निकालते हो, फिर दूसरा, पूरा टावर अनस्टेबल हो जाता है। राइट, टिपिंग पॉइंट पे आ जाता है। एग्जैक्टली। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन उस जेंगा टावर को गिरने से बचाने की प्रैक्टिस है। इट्स ऑल अबाउट मेंटेनिंग द बैलेंस। ठीक है, तो इसका मेन गोल मतलब इकोलॉजिकल और जेनेटिक डाइवर्सिटी को बचाना हुआ। हाँ, और फूड चेन्स को चलता रखना और इकोसिस्टम से मिलने वाले फायदे जैसे साफ हवा और पानी, उनको कंटिन्यू रखना। गॉट इट। तो इसके 2 मेन अप्रोचेस हैं जिनकी हमने बात की थी, स्ट्रेटजी 1 एंड स्ट्रेटजी 2। करेक्ट। स्ट्रेटजी 1 इन सिटू कंजर्वेशन, स्ट्रेटजी 2 एक्स सिटू कंजर्वेशन। चलो पहले इन सिचू को समझते हैं। इन सिटू इसका मतलब है ऑन साइट प्रोटेक्शन। ऑन साइट या मतलब जहां है वहीं पर। बिल्कुल, एक स्पीशीज को उसके नेचुरल हैबिटेट में ही प्रोटेक्ट करना, जैसे सेविंग द इंटायर फॉरेस्ट टू सेव द टाइगर। ये सबसे नेचुरल तरीका है, उसके घर को ही बचा लो। ठीक है, और एक्सिटो? एक्सिटो तब यूज होता है जब कोई स्पीशीज इतनी ज्यादा खतरे में हो कि एक्सटिंक्शन का रिस्क है। अच्छा। इसका मतलब है ऑफ साइट। उस स्पीशीज को उसके नेचुरल हैबिटेट से निकालकर एक स्पेशल ह्यूमन मैनेज्ड एनवायरनमेंट में रखा जाता है। जैसे एक रेयर फ्लावर को बोटैनिकल गार्डन में सेव करना। ये नेचर के लिए आप समझो एक हाईटेक ICU जैसा है। वाओ। सो अगर एक स्पीशीज लेट्स से स्नो लेपर्ड क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, तो सिर्फ इन सिटू काम नहीं करेगा, राइट? वी माइट नीड एक्स सिटू टू। एग्जैक्टली। इन सिटू इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, नो डाउट, बट फॉर क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज एक्स सिटू कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम्स एक क्रूशियल बैकअप प्लान बन जाते हैं। तो इन सिटू का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है? द बिगेस्ट एडवांटेज वो ये है कि इट सेव्स द एंटायर वेब ऑफ लाइफ, पूरा इकोसिस्टम। मतलब सिर्फ शेर नहीं बचता, शेर का खाना यानी डियर, डियर का खाना यानी घास, सब कुछ बच जाता है। इट्स अ चेन रिएक्शन। समझ गया। और एक्स2 में क्या स्पीशीज को वापस जंगल में रीइंट्रोड्यूस करने का प्लान होता है? यस, दैट्स द अल्टीमेट गोल ऑफ मेनी एक्स2 प्रोग्राम्स। कैप्टिव ब्रीडिंग करके पॉपुलेशन बढ़ाना और फिर उन्हें केयरफुली उनके नेचुरल हैबिटेट में वापस छोड़ना। So basically, in situ is like protecting a family in their own home, और ex situ is like moving them to a safe house during a crisis. Cool ना? परफेक्ट एनालॉजी, बिल्कुल सही समझे। अच्छा, एक और सवाल, कंजर्वेशन में सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन का क्या मतलब है? रिसोर्सेज यूज करें या नहीं? बहुत अच्छा सवाल। इसका मतलब है रिसोर्सेज को ऐसे यूज करना कि वो फ्यूचर के लिए भी बचे रहें। Okay. लाइक फॉरेस्ट से वुड लेना, बट इतना ही कि फॉरेस्ट रीग्रो कर सके। इट्स अबाउट बैलेंस, नॉट अ कंप्लीट बैन। Got it. चलो अब पॉज करो एंड प्रैक्टिस सेइंग दिस आउट लाउड।
In situ conservation is protecting a species on site in its natural habitat. Ex situ conservation is protecting it off-site in a special environment practice. In short, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के दो मेन हथियार है, इन सिटू यानी घर में सुरक्षा और एक्स सिटू यानी सेफ हाउस में सुरक्षा. in situ conservation in India. इंडियाज फोर्ट्रेस ऑफ प्रोटेक्शन फॉर नेचर. ठीक है, तो इंडिया में इन सिटू कंजर्वेशन की शुरुआत कहाँ से होती है? सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आते हैं रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स. ये इंडिया के कंजर्वेशन हायरार्की की फाउंडेशन है. स्टेट गवर्नमेंट्स इन्हें इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927 के अंडर डेजिग्नेट करती हैं. अच्छा, तो ये ब्रिटिश एरा लॉ है. हाँ, इसे ऐसे सोचो, एक घर में 2 कमरे हैं, एक रिजर्व्ड रूम है जहां जाने के लिए स्पेशल परमिशन चाहिए. ओके, दूसरा प्रोटेक्टेड रूम है जहां फैमिली मेंबर्स को कुछ चीजें यूज करने की परमिशन है. तो मेन डिफरेंस इनमें एक्टिविटीज का हुआ. करेक्ट. रिजर्व फॉरेस्ट्स में हंटिंग, ग्रेजिंग सब प्रोहिबिटेड है अनलेस स्पेशल परमिशन हो. प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स में आसपास रहने वाली कम्युनिटीज को कुछ राइट्स मिल सकते हैं, जैसे लकड़ी इकट्ठा करना. गॉट इट. तो प्रोटेक्शन लेवल की एक हायरार्की बन गई है ना? बिल्कुल ऐसा है. नेशनल पार्क्स सबसे ऊपर, फिर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, फिर रिजर्व फॉरेस्ट्स और आखिर में प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स. ये याद रखना. तो रिजर्व्ड फॉरेस्ट ज्यादा स्ट्रिक्ट हुआ प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट से. हाँ बिल्कुल. रिजर्व फॉरेस्ट्स हैव अ हायर डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन. ये स्टेट गवर्नमेंट्स डिसाइड करती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल नहीं है इसमें. प्राइमरीली स्टेट गवर्नमेंट्स ही डेजिग्नेट करती हैं अंडर द नेशनल लॉ. ओके, प्रैक्टिस टाइम. Practicing, reserved forests are more restricted than protected forests. इन शॉर्ट, रिजर्व्ड और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स कंजर्वेशन के स्टार्टिंग ब्लॉक्स हैं विद डिफरेंट लेवल्स ऑफ एक्सेस रूल्स. बिल्कुल. अब आते हैं वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज पर. ओके, नेक्स्ट लेवल. ये वो एरियाज हैं जहां एंडेंजर्ड स्पीशीज को उनके नेचुरल हैबिटेट में प्रोटेक्ट किया जाता है. इन्हें स्टेट गवर्नमेंट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर डिक्लेयर करती है. एग्जाम्पल. ये एक सेफ जोन जैसा है फॉर एनिमल्स. सोचो, एक स्कूल प्लेग्राउंड जहां बुलीज अलाउड नहीं है, वैसा ही. अच्छा, यहाँ हंटिंग प्रिडेशन से प्रोटेक्शन मिलती है. कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे ट्राइबल्स द्वारा ग्रेजिंग या फायरवुड कलेक्शन रेगुलेटेड वे में अलाउड हो सकती हैं. अलाउड हो सकती है, मतलब कंप्लीटली बैन नहीं है. नहीं. और एक इंपॉर्टेंट चीज फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स, एक सैंक्चुरी को नेशनल पार्क में अपग्रेड किया जा सकता है फॉर हायर प्रोटेक्शन. तो सैंक्चुरी में लोग रह सकते हैं. प्री एग्जिस्टिंग ट्राइबल सेटलमेंट्स हो सकते हैं, बट न्यू सेटलमेंट्स अलाउड नहीं है. एफर्ट्स रहते हैं उन्हें रिलोकेट करने के. और इसको मैनेज कौन करता है? द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ द स्टेट. राइट. चलो प्रैक्टिस करते हैं. Practice. Wildlife sanctuaries are declared under the Wildlife Protection Act 1972. In short, wildlife sanctuaries are safe havens for species with regulated human activity. Correct. अब आगे बढ़ते हैं. टाइगर रिजर्व्स, ये क्या अलग हैं? इनका प्रोटेक्शन स्टेटस वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी जैसा ही है, बट इन पर स्पेशल फोकस होता है फॉर टाइगर कंजर्वेशन. वीआईपी सिक्योरिटी और वीआईपी है टाइगर. एग्जैक्टली. द बॉडीगार्ड इज द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी यानी एनटीसीए. अच्छा, एनटीसीए. हाँ, ये एनटीसीए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर बनी है और ये प्रोजेक्ट टाइगर इंप्लीमेंट करती है. ये कोर बफर स्ट्रैटेजी पर काम करते हैं. कोर बफर मतलब? कोर एरिया में नो ह्यूमन एक्टिविटी, 0. बफर में लिमिटेड एक्टिविटी. तो हर टाइगर रिजर्व एक वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी भी है टेक्निकली. हो सकता है. अ टाइगर रिजर्व कैन इनकम्पास अ सैंक्चुरी और अ नेशनल पार्क. और एनटीसीए का रोल सिर्फ मॉनिटरिंग है या फंडिंग भी? दोनों. मॉनिटरिंग, फंडिंग एंड प्रोवाइडिंग लीगल फ्रेमवर्क फॉर टाइगर कंजर्वेशन. गॉट इट. लेट्स प्रैक्टिस. Practice. Tiger reserves are specially monitored by the NTCA using a core buffer strategy. In short, tiger reserves are high security zones for tigers managed by the NTCA. बिल्कुल. अब आते हैं हायरार्की के टॉप पर, नेशनल पार्क्स. The highest level of protection. हाँ, ये इन सिटू कंजर्वेशन का हाईएस्ट लेवल है. स्टेट गवर्नमेंट ही डिक्लेयर करती है अंडर द सेम 1972 एक्ट. इसका एग्जाम्पल एक फोर्ट्रेस, एकदम हाई सिक्योरिटी वॉल्ट. सही. नो एंट्री विदाउट परमिशन और अंदर कोई राइट्स नहीं. तो सैंक्चुरी से की डिफरेंस क्या हुआ? Key differences from sanctuary. No rights are allowed inside. Grazing is completely prohibited. और boundaries बिल्कुल clearly defined होती हैं. अच्छा. एक बहुत इंपॉर्टेंट यूपीएससी प्रीलिम्स इन्फो है. जून 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि माइनिंग विद इन द नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज शैल नॉट बी परमिटेड. ये तो लैंडमार्क डिसीजन है. बहुत. बाउंड्री चेंज करनी हो नेशनल पार्क की तो कौन करेगा? स्टेट लेजिस्लेचर ही कर सकती है, बट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ. इट्स अ वेरी टफ प्रोसेस. तो सैंक्चुरी और नेशनल पार्क में मेन डिफरेंस राइट्स का है. Yes, that's the primary legal distinction. Absence of any rights in a national park makes it the most protected area. चलिए प्रैक्टिस करते हैं. Practice. National parks offer the highest level of protection with no rights permitted inside. In short, national parks are the ultimate fortresses of conservation in India. No compromises. Absolutely. नेशनल पार्क्स के बाद आते हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स. ये अलग कैसे हैं? ये बहुत अलग है. ये बहुत बड़े प्रोटेक्टेड एरियाज हैं
टेरेस्ट्रियल, मरीन, कोस्टल, जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है अंडर यूनेस्कोज मैन एंड द बायोस्फीयर या एमएबी प्रोग्राम। इसको समझाने का कोई आसान तरीका? ये एक मिनी वर्ल्ड जैसा है, एक ऐसी जगह जहां नेचर, साइंस और लोकल कम्युनिटीज एक साथ सस्टेनेबल तरीके से रहते हैं। इट्स अ लर्निंग प्लेस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वाओ, लर्निंग प्लेस। हाँ, ये सॉवरेन जुरिस्डिक्शन में रहते हैं, बट यूनेस्को से रिकॉग्निशन मिलती है। इनका सबसे यूनिक फीचर है कोर बफर ट्रांजिशन जोनिंग। ओके, ये 3 जोन्स क्या हैं? कोर एरिया सबसे अंदर, स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड, नो ह्यूमन एक्टिविटी। टिपिकली ये एक नेशनल पार्क या सेंचुरी होता है। अच्छा, फिर आता है बफर जोन, ये कोर को सराउंड करता है। यहाँ लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी जैसे रिसर्च, एजुकेशन, लिमिटेड टूरिज्म अलाउड है। ठीक है। और तीसरा? ट्रांजिशन एरिया सबसे आउटर मोस्ट पार्ट, यहाँ सस्टेनेबल ह्यूमन सेटलमेंट्स और इकोनॉमिक एक्टिविटीज जैसे एग्रीकल्चर और टूरिज्म अलाउड हैं। ये तो गेम चेंजर है। ये इंसानों को प्रोसेस का हिस्सा बना रहा है। एग्जैक्टली इसीलिए इन्हें बेस्ट स्ट्रैटेजी माना जाता है बायोडाइवर्सिटी विद ट्रेडिशनल ह्यूमन लाइफ को कंजर्व करने के लिए। तो एक बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर नेशनल पार्क हो सकता है? बिल्कुल। A single biosphere reserve may contain one or more national parks or sanctuaries, typically उसके core area में। इससे यूनेस्को फंड करता है। यूनेस्को recognition देता है, but funding primarily गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आती है in partnership with states। मैंने सिविल स्ट्रैटेजी के बारे में सुना है, वो क्या थी? अच्छा सवाल। वो 1995 में आई स्ट्रैटेजी थी जिसने कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच पर जोर दिया। मतलब लोकल लोगों की सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक नीड्स को कॉन्जर्वेशन में शामिल करना। ठीक है, लेट्स प्रैक्टिस द जोन्स। Practice the zones. Core, buffer, transition. Core is strictest, transition is most flexible. In short, biosphere reserves are large, internationally recognized areas that uniquely balance strict conservation with sustainable human activity through a zoned approach. Perfect. अगला कॉन्सेप्ट है इको-सेंसिटिव जोन्स या ESGs। ये नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज के आसपास के एरिया हैं जो एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करते हैं। ओके, शॉक एब्जॉर्बर मतलब? सोचो एक फोर्ट है यानी नेशनल पार्क, हम्म, उसके चारों तरफ एक खाली जमीन यानी ESG छोड़ दी जाती है ताकि दुश्मन डायरेक्ट दीवार तक ना पहुंचे। इंटरेस्टिंग एनालॉजी। इनका पर्पस है ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट और फॉरेस्ट डिप्लीशन को कम करना। हाँ, जनरली ये प्रोटेक्टेड एरिया के 10 किलोमीटर तक होते हैं, बट जरूरत पड़ने पर इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। इस पे भी सुप्रीम कोर्ट का कोई रूलिंग है? हाँ, वही जून 2022 सुप्रीम कोर्ट रूलिंग। उसने कहा कि हर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास कम से कम 1 किलोमीटर का मैंडेटरी ESG होना चाहिए। अच्छा, तो यहाँ एक्टिविटीज कैसे रेगुलेट होती हैं? यहाँ एक्टिविटीज 3 कैटेगरीज में बंटती हैं। प्रोहिबिटेड जैसे कमर्शियल माइनिंग, पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज, ओके, परमिटेड जैसे लोकल एग्रीकल्चर या रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो ESZ का कॉन्सेप्ट एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में मेंशन्ड है। Interestingly, the term eco-sensitive zone is not mentioned, but government अपनी powers use करती है under this act to declare them. So it's like a buffer for the buffer zone. In a way, yes. It provides an additional layer of protection around the legally defined protected area. Time for practice. Practice. ESZs are shock absorbers around protected areas. In short, ESZs are buffer areas around protected zones to regulate human activity and reduce conflict. Right. अब आते हैं कंजर्वेशन रिजर्व्स एंड कम्युनिटी रिजर्व्स पर। ये क्या नया कॉन्सेप्ट है? ये उन लैंड्स पर कंजर्वेशन को लीगल बैकिंग देने के लिए है जो ट्रेडिशनल प्रोटेक्टेड एरियाज के बाहर हैं। ओके, तो कम्युनिटी लेड कंजर्वेशन को फॉर्मल रिकॉग्निशन देना। एग्जैक्टली। लाइक एक गांव ने अपने पास के तालाब को साफ रखा है तो सरकार उसे कम्युनिटी रिजर्व डिक्लेयर करके हेल्प कर सकती है। तो इन दोनों में क्या फर्क है? कंजर्वेशन रिजर्व्स गवर्नमेंट ओन्ड लैंड पर डिक्लेयर होते हैं और अक्सर 2 प्रोटेक्टेड एरियाज को कनेक्ट करते हैं, जैसे वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स। और कम्युनिटी रिजर्व्स? वो प्राइवेट या कम्युनिटी लैंड पर डिक्लेयर होते हैं जहां कम्युनिटी वॉलंटरीली कंजर्व करने के लिए एग्री करती है। गॉट इट। और प्रोटेक्टेड एरिया की डेफिनेशन में ये दोनों आते हैं? हाँ, 1972 एक्ट में प्रोटेक्टेड एरिया या PA इन दोनों को नेशनल पार्क्स और सैंक्चुरीज के साथ इंक्लूड करता है, और कम्युनिटी रिजर्व को स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट की गई मैनेजमेंट कमेटी मैनेज करती है, नॉट द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन। तो यहाँ रहने वाले लोगों के राइट्स का क्या होता है? उनके राइट्स अफेक्ट नहीं होते, दे कैन कंटिन्यू ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस। दिस साउंड्स वेरी डेमोक्रेटिक। सही है। यस, इट्स अ पार्टिसिपेटरी मॉडल ऑफ कंजर्वेशन। बहुत प्रोग्रेसिव है। चलो प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस। कंजर्वेशन रिजर्व्स आर ऑन गवर्नमेंट लैंड. Community reserves are on private or community land. In short, conservation and community reserves extend legal protection to lands outside traditional parks, empowering local communities. एकदम सही. और इन सिटों का आखिरी पिलर, Sacred groves. ये तो मेरा फेवरेट है। ये फॉरेस्ट के वो टुकड़े हैं जिन्हें एंशिएंट सोसाइटीज ने रिलीजियस और कल्चरल ग्राउंड्स पर बचाया है। नेचर के मंदिर. बिल्कुल, वहाँ के हर पेड़, हर जीव को पूजा जाता है और प्रोटेक्ट किया जाता है। और इनका प्रोटेक्शन कोई लॉ, कोई फॉर्मल लॉ नहीं, बस फेथ. कम्युनिटी वेनरेशन ही इनका प्रोटेक्शन है, जैसे खासी एंड जयंतिया हिल्स मेघालय में या अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान में। ये तो ओरिजिनल कंजर्वेशन मॉडल लग रहा है। It absolutely is. This is traditional ecological knowledge in practice. In short, Sacred groves are forests protected by faith and tradition,
not just by law. एक्स सिटू कंजर्वेशन। High-tech Noah's Ark. तो जब इन सिटू पॉसिबल ना हो तब आती है एक्स सिटू की बारी। हाँ, तब थ्रेटेंड एनिमल्स और प्लांट्स को उनके हैबिटेट से निकालकर स्पेशल केयर में रखा जाता है। सबसे कॉमन एग्जांपल तो जूज, बोटैनिकल गार्डन्स, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स हुए। राइट। सोचो एक स्पीशीज है जिसके सिर्फ 50 मेंबर्स बचे हैं वाइल्ड में। उन्हें जू में लाकर उनकी पॉपुलेशन बढ़ाना एक्स सिटू कंजर्वेशन है। तो जूज का रोल अब सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है। बिल्कुल नहीं। अब वो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के वाइटल सेंटर्स बन गए हैं थ्रू कैप्टिव ब्रीडिंग। पर अब तो इसमें एडवांस टेक्निक्स भी आ गई हैं, वो साइफाई लेवल। हाँ बिल्कुल। पहला है क्रायो प्रिजर्वेशन। साउंड्स कूल। इट इज। इसमें सर्टेन स्पीशीज के गैमीट्स यानी स्पर्म और एग्स को लिक्विड नाइट्रोजन में फ्रीज करके प्रिजर्व करते हैं फॉर लॉन्ग पीरियड्स। इट्स लाइक अ जेनेटिक टाइम कैप्सूल। अमेजिंग। और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मतलब टेस्ट ट्यूब बेबीज फॉर एनिमल्स। और टिश्यू कल्चर जिसमें प्लांट के एक छोटे से टिश्यू से पूरा नया प्लांट ग्रो करते हैं। सो स्पीशीज जो वाइल्ड में एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं वो अभी भी जूज में जिंदा है। Yes, many such species exist solely in zoological parks. They are called extinct in the wild. और ये क्रायोप्रिजर्वेशन कितना रिलायबल है? It's highly effective for long-term storage of genetic material. एक crucial genetic backup provide करता है। चलो, प्रैक्टिस सेइंग द कूल टर्म्स। Cryopreservation, in vitro fertilization, tissue culture. In short, ex situ conservation uses everything from zoos to futuristic tech like cryopreservation to save species on the brink. Exactly. और इस ex situ का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है सीड बैंक्स। हाँ बिल्कुल। ये ऐसी फैसिलिटीज हैं जहाँ कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्लांट्स के अलग-अलग जेनेटिक स्ट्रेन्स के सीड्स को लंबे समय तक प्रिजर्व किया जाता है। तो ये सीड्स की एक जायंट लाइब्रेरी है। परफेक्ट। जैसे हम बुक्स प्रिजर्व करते हैं वैसे ही यहाँ सीड्स प्रिजर्व करते हैं फॉर द फ्यूचर। इंडिया में इसका कोई बड़ा सेंटर है? हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है नेशनल जीन बैंक एट द नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसर्चेस यानी ICAR NBPGR दिल्ली में। क्यों जरूरी अलग अलग जेनेटिक स्ट्रेन सेव करना? एक ही टाइप की वीट क्यों नहीं सेव कर सकते? शायद फ्यूचर में कोई ऐसी बीमारी आए जिसे रेजिस्ट करने वाला जीन किसी पुराने भूले हुए स्ट्रेन में ही मिले। तो ये हमारी फूड सिक्योरिटी का इंश्योरेंस पॉलिसी है। बिल्कुल सही। In short, seed banks are genetic libraries that safeguard our future food security. करेक्ट। National initiatives. इंडियाज इनोवेटिव कंजर्वेशन सॉल्यूशंस। ठीक है, अब बात करते हैं नेशनल इनिशिएटिव्स की। जब हाईवेज या रेलवे लाइंस जंगल से गुजरती हैं, तो वो एनिमल्स के घर को तोड़ देती हैं। वहाँ क्या सोल्यूशन है? वहाँ सोल्यूशन है वाइल्ड लाइफ मिटिगेशन मेजर्स जैसे इको ब्रिजेस। इको ब्रिजेस। हाँ, ये इन टूटे हुए हिस्सों को जोड़ने का काम करते हैं। जैसे NH44 जो कान्हा और पेंच टाइगर रिजर्व्स के बीच से जाता है, वहाँ एनिमल्स के लिए हाईवे के ऊपर और नीचे से रास्ते बनाए गए हैं। एनिमल्स के लिए जीब्रा क्रॉसिंग। एग्जैक्टली। इसके अलग अलग टाइप्स हैं जैसे कैनोपी ब्रिजेस जो बंदर और स्क्विरल्स जैसे पेड़ पर रहने वाले जानवरों के लिए रस्सी के पुल होते हैं। अच्छा। फिर कंक्रीट अंडरपासेस या ओवरपासेस बड़े एनिमल्स जैसे हाथी और टाइगर के लिए। और एम्फिबियन टनल्स मेंढक जैसे छोटे जीवों के लिए। ये सच में कहाँ करते हैं? एनिमल्स यूज देम? Yes, बिल्कुल। Camera traps show that animals frequently use these bridges, which reduces road accidents significantly. ग्रेट। चलो प्रैक्टिस करते हैं। Practice the types: canopy bridges, underpasses, and amphibian tunnels. In short, eco bridges are wildlife crossings that reconnect habitats fragmented by infrastructure. बिल्कुल। अब बात करते हैं एक अनजाने दुश्मन की, इन्वेजिव स्पीशीज। इनसे कैसे लड़ते हैं हम? उसके लिए हमारे पास है क्वारंटीन सेंटर्स। जब बाहर के देशों से प्लांट्स या एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स आते हैं तो उनके साथ अनजाने पेस्ट्स या बीमारियां भी आ सकती हैं। ठीक है। क्वारंटीन सेंटर्स इनको देश में घुसने से रोकते हैं। ये प्लांट्स के लिए एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक जैसा है। अच्छा। तो ये काम कैसे करता है? पोर्ट्स पर DPPQS यानी डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन एंड क्वारंटीन स्टोरेज के सेंटर्स होते हैं। वो चेक करते हैं कि प्रोडक्ट के साथ फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट है या नहीं। और अगर नहीं है तो? अगर नहीं है तो उसे मिथाइल ब्रोमाइड से फ्यूमिगेट किया जाता है। ये इन्वेजिव स्पीशीज इतने डेंजरस क्यों होते हैं? क्योंकि उनका यहाँ कोई नेचुरल प्रेडेटर नहीं होता और वो लोकल स्पीशीज को खत्म करके पूरे इकोसिस्टम का बैलेंस बिगाड़ सकते हैं। राइट। In short, quarantine centers act as a biosecurity firewall to prevent invasive species from entering India. गॉट इट। अब आते हैं एक बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक पर, प्रिजर्वेशन ऑफ द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स। इंडिया के ग्रीन लंग्स। हाँ, ये माउंटेन रेंजेस इंडिया के मॉनसून और बायोडाइवर्सिटी के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, बट इन पर माइनिंग, डिफॉरेस्टेशन का बहुत खतरा है। इनकी हेल्थ पर पूरे देश की हेल्थ डिपेंड करती है। वेस्टर्न घाट्स तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। और दुनिया के 8 हॉटेस्ट हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी में से एक भी। हॉटेस्ट हॉटस्पॉट का क्या मतलब है? It means it's a region with extremely high biodiversity that is also under severe threat of destruction. यहाँ तो एक बड़ी पॉलिसी डिबेट भी है। माधव गाडगिल कमेटी रिपोर्ट। हाँ, 2011 में आई थी। बहुत स्ट्रिक्ट रिपोर्ट थी। उसने कहा कि 64% वेस्टर्न घाट्स को इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया या ESA डिक्लेयर करो। 64%? हाँ, बॉटम अप अप्रोच रेकमेंड किया, यानी ग्राम सभा से शुरू, नए डैम्स और पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज पर कंप्लीट बैन। लेकिन इसको इम्प्रैक्टिकल माना गया था, है ना? हाँ, काफी स्टेट्स ने अपोज किया। इसलिए इसको रिव्यू करने के लिए कस्तूरी रंगन कमेटी बनी। इसने क्या किया? इसने रिकमेंडेशंस को थोड़ा डाइल्यूट कर दिया।
कहा कि सिर्फ 37% एरिया को ESA डिक्लेयर करो, माइनिंग पर बैन, बट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ अलाउ किया। तो अभी कौन सी रिपोर्ट लागू है? यही तो मुद्दा है। एग्जैक्टली दोनों पर डिबेट चलता रहा। 2018 में एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आया था बेस्ड ऑन कस्तूरी रंगन रिपोर्ट, बट वो अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। इट्स अ क्लासिक डेवलपमेंट वर्सेस कंजर्वेशन डिबेट। लेट्स प्रैक्टिस द नेम्स। Practice, Madhav Gadgil committee was stricter, Kasturi Rangan committee was more moderate. In short, the conservation of the vital Western Ghats is caught in a crucial policy debate between the strict Gadgil report and the more moderate Kasturi Rangan report. True. इंडिया में कंजर्वेशन सिर्फ सरकारी काम नहीं रहा है, आम लोगों ने भी इसमें क्रांति लाई है। हिस्टोरिक सिटीजन मूवमेंट्स। हाँ, और इसकी शुरुआत वही कहानी से होती है जो तुमने शुरू में सुनाई थी, चिपको मूवमेंट। इसके हीरो सुंदरलाल बहुगुणा। डिफेंडर ऑफ द हिमालयाज। उनका कोट याद रखना, इकोलॉजी इज द परमानेंट इकोनॉमी। उन्होंने चिपको और एंटी टेहरी डैम मूवमेंट्स लीड किए। इकोलॉजी इज द परमानेंट इकोनॉमी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक हेल्दी एनवायरनमेंट ही एक स्टेबल और लॉन्ग लास्टिंग इकोनॉमी की फाउंडेशन है। अगर एनवायरनमेंट ही नहीं बचेगा तो शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक गेन्स का कोई फायदा नहीं। सही बात है। तो चिपको मूवमेंट ये एक गांधीयन नॉन वायोलेंट प्रोटेस्ट था। हाँ, पेड़ों को गले लगाकर बचाना। इसकी शुरुआत 1730 एडी में अमृता देवी और 363 बिश्नोईज के सैक्रिफाइस से हुई थी। मॉडर्न मूवमेंट 1973 में उत्तराखंड में शुरू हुआ। और इसे विमेंस मूवमेंट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि गौरा देवी जैसी महिलाओं का रोल पिविटल था, उन्होंने लीड किया। फिर इससे इंस्पायर होकर साउथ इंडिया में भी एक मूवमेंट हुआ। हाँ, आपेको मूवमेंट 1983 में कर्नाटका में शुरू हुआ। आपेको कन्नड़ा में हग करने को कहते हैं। सुंदरलाल बहुगुणा ने एंटी टेहरी डैम प्रोटेस्ट भी लीड किया था। हाँ, टेहरी डैम इंडिया का सबसे ऊंचा डैम भागीरथी रिवर पर है और एक साइस्मिक जोन में है। सुंदरलाल बहुगुणा ने इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट लीड किया। In short, citizen movements like Chipko, led by visionaries like Sundarlal Bahuguna, have shown that grassroots action is a powerful force in Indian conservation. एब्सोल्युटली। चलिए अब चलते हैं ग्लोबल स्टेज पर। Convention on Biological Diversity, CBD, द ग्लोबल रूल बुक फॉर नेचर। तो नेशनल एफर्ट्स के बाद अब इंटरनेशनल एफर्ट्स। CBD क्या है? ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। 1992 के रियो अर्थ समिट से निकला एक लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है। इसके 3 मेन गोल्स हैं। क्या है वो? पहला, बायोडायवर्सिटी को बचाना। दूसरा? उसका सस्टेनेबल इस्तेमाल करना। और तीसरा? और तीसरा, उससे होने वाले फायदों को यानी जेनेटिक रिसोर्सेज से होने वाले बेनिफिट्स को बराबरी से बांटना। इसे एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग कहते हैं। इसके अंदर हमने कुछ टारगेट्स भी सेट किए थे, IG टारगेट्स। उनका क्या हुआ? वो 2011 से 2020 तक के लिए थे। 20 टारगेट्स थे। और रिजल्ट? दुख की बात यह है कि 2020 में रिपोर्ट आई कि उनमें से एक भी टारगेट पूरी तरह अचीव नहीं हुआ। एक भी नहीं? एक भी नहीं। इस फेलियर से सीखकर दुनिया ने एक नया और ज्यादा एम्बिशियस प्लान बनाया, जिसे अब हम कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क कहते हैं। हाँ, इसकी सबसे बड़ी और सबसे आसान याद रखने वाली बात है 30 by 30 प्लेज। 30 by 30 मतलब क्या है इसका? What is 30 and what is 30? इसका मतलब है कि 2030 तक हमें धरती की 30% जमीन और 30% समुद्र को कंजर्व करना है। वाओ, ये तो एक बहुत बड़ा हिस्टोरिक टारगेट है, पर क्या ये अचीवेबल है? मुश्किल जरूर है, पर इस पर ग्लोबल कंसेंसस है। इसके अलावा हार्मफुल सब्सिडीज को कम करने, पोल्यूशन घटाने जैसे और भी 22 टारगेट्स हैं। इंडिया का स्टैंड क्या रहा है इसमें? इंडिया का स्टैंड ये रहा कि इस काम के लिए डेवलपिंग कंट्रीज को अलग से फंड मिलना चाहिए और डेवलप्ड कंट्रीज को ज्यादा जिम्मेदारी उठानी चाहिए, जिसे कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज कहते हैं। ठीक है, लेट्स प्रैक्टिस। Practice. The Kunming Montreal Framework's biggest goal is the 30 by 30 pledge. In short, the CBD is the main international agreement for biodiversity, and its new plan, the Kunming-Montreal Framework, sets ambitious global targets like the 30 by 30 pledge. Correct. CBD के अलावा भी कुछ global efforts हैं। Other key international efforts. The global team up, हाँ, कई सारे हैं जो मिलकर काम करते हैं, जैसे बॉन्ड चैलेंज। bond challenge, इसका गोल 2030 तक 350 मिलियन हेक्टेयर्स के डिग्रेडेड लैंड को रिस्टोर करना है। 350 मिलियन हेक्टेयर्स। हाँ, इंडिया ने इसमें 26 मिलियन हेक्टेयर्स रिस्टोर करने का वादा किया है। फिर UN ने भी कुछ डिक्लेयर किया है ना? बिल्कुल, यूएन ने 2021 से 2030 को डेकेड ऑन इकोसिस्टम रेस्टोरेशन घोषित किया है। ये सब एक ग्लोबल टीम एफर्ट है। तो बेसिकली सब मिलकर काम कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि ये प्रॉब्लम अकेले सॉल्व नहीं हो सकती। वाओ, एक पेड़ को बचाने के लिए गले लगाने से शुरू होकर पूरी दुनिया के 30% हिस्से को बचाने का संकल्प तक, क्या सफर रहा है? बिल्कुल। तो चलो एक क्विक रिकैप करते हैं। व्हाट अ जर्नी। हमने देखा कि बायोडायवर्सिटी को बचाना एक मल्टी लेवल मल्टीप्लेयर गेम है। बिल्कुल। पहला पॉइंट, हमने शुरू किया कंजर्वेशन के 2 मेन पिलर्स से, इन सिटू यानी नेचर को उसके अपने घर में प्रोटेक्ट करना, और एक्स सिटू यानी उससे एक सेफ हाउस में इमरजेंसी केयर देना। दूसरा, फिर हमने इंडिया के प्रोटेक्टिव शील्ड्स को समझा,
स्ट्रिक्ट नेशनल पार्क से लेकर कम्युनिटी फ्रेंडली बायोस्फीयर रिजर्व्स तक हर एक का अपना स्पेशल रोल है। तीसरा, वी ऑल्सो एक्सप्लोर्ड अमेजिंग नेशनल एफर्ट्स जैसे एनिमल्स के लिए इको ब्रिजेस और वेस्टर्न घाट्स को बचाने की क्रूशियल पॉलिसी डिबेट, और हमने चिपको जैसे पावरफुल सिटीजन मूवमेंट्स को भी सलाम किया। और आखिर में हमने ग्लोबल स्टेज को देखा विद द लैंडमार्क कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी (CBD) और उसके एम्बिशियस कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, जिसका 30 by 30 प्लेज सबको याद रखना है। एब्सोल्युटली। अब आपकी बारी, थोड़ा सोच लो और इन सवालों के जवाब दो। पहला, एक नेशनल पार्क और एक बायोस्फीयर रिजर्व के बीच का सबसे बड़ा डिफरेंस एक लाइन में कैसे बताओगे? दूसरा, माधव गाडगिल और कस्तूरी रंगन कमेटी रिपोर्ट्स में मेन पॉइंट ऑफ डिसएग्रीमेंट क्या था? तीसरा, द 30 by 30 प्लेज का पूरा मतलब क्या है? व्हाट इज 30 एंड व्हाट इज 30? चौथा, एक इको ब्रिज का मेन पर्पस क्या है? एक रियल लाइफ एग्जाम्पल दो जहां ये यूज हो रहा है। पांचवा, चिपको मूवमेंट को वुमेन्स मूवमेंट क्यों कहते हैं? और आखिरी, इन सीटू और एक्स सीटू कंजर्वेशन में से कौन सा अप्रोच ज्यादा कंप्लीट और लॉन्ग टर्म सोल्यूशन लगता है और क्यों? ग्रेट क्वेश्चंस। हियर्स अ सिंपल चैलेंज फॉर यू। अपने एरिया के पास के किसी भी प्रोटेक्टेड एरिया, चाहे वो एक सिटी पार्क हो, एक रिजर्व्ड फॉरेस्ट हो या कोई सेक्रेड ग्रोव, के बारे में 5 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता करो। जस्ट 5। और देखो कंजर्वेशन आपके कितने पास है। एग्जैक्टली। अगर ये गहरी चर्चा और नॉलेज का सफर आपको पसंद आया तो इस जर्नी को हमेशा के लिए ज्वाइन करने के लिए सब्सक्राइब बटन जरूर दबाना। बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आप हमारी नेक्स्ट डिस्कवरी मिस ना करें। और हाँ, कमेंट्स में बताओ अगला कौन सा टॉपिक है जिसके बारे में आप सब कुछ जानना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नए विषय के साथ। तब तक कीप लर्निंग एंड स्टे क्यूरियस। सोचो, एक ऐसी ग्रैंड